अस्सलाम वालेकुम। जमात दव्वूम मजमून जुग्राफिया सबक नंबर 6 आबादी हिस्सा 3। जैसे कि हमने हिस्सा 1 हिस्सा 2 का मुताला किया है और इस सबक को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको यही बताया था और उर्दू प्लस चैनल पर हम इसका मुताला करने वाले हैं। 3 हिस्सों में तकसीम करने का मकसद ये है कि जो भी इस सबक के नुकात है हमें अच्छी तरीके से वाज़ा हो जाए, जो आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 38 से 44 यानी 38 से 44 पर मौजूद है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि तनासबी जीन्स क्या है, उम्र और जीन्स क्या है, उसको हमने समझने की कोशिश की। अब इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आबादी में इजाफे की शरह, अरसा हयात और खानदगी की शरह क्या है, इसका मुताला हम करने वाले हैं। आबादी में इजाफे की शरह का मतलब होता है जिस तरीके से शरह अमवात को कंट्रोल किया गया है, मतलब जो अमवात ज्यादा बड़े पैमाने पर हो रही थी अब वो कम हो रही है, उसी तरीके से आबादी में इजाफे की शरह मतलब एक दिन में अगर फॉर एग्जाम्पल एक दिन में अगर 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उस परसेंटेज को कम करना, 10 में मतलब 6 या 7 अगर वो कंट्रोल में आती है तो ही आबादी कंट्रोल में आएगी, इस तरीके से। उसके बाद अरसा हयात मतलब ब्राजील में लोग कितने दिनों तक जिंदा रह रहे हैं, कितने उम्र तक जा रहे हैं, एज तक जा रहे हैं, उसी तरीके से भारत में भी। और खानदगी की शरह मतलब पढ़े लिखे लोगों की जो तादाद होती है उसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तो सबसे पहले खानदगी और ना खानदगी ये दो अपोजिट लफ्ज है, इसका मुताला जो है हम वीडियो में करेंगे स्लाइड्स पर। तो आबादी में इजाफे की शरह, तो आपको सबसे पहले ब्राजील का ग्राफ दिया गया है, तरसीम दी गई है। तो तरसीम में हम देखेंगे नीचे की तरफ आपको साल बताए गए हैं और ये शरह बताई गई है और ये जो है परसेंटेज के हिसाब से आपको बताया जा रहा है। तो ये जो आबादी की साख बताई गई है, जब मरदमशुमारी होती है तो इसके मुताबिक जो है हर फैमिली से, हर घर से ये सवालात पूछे जाते हैं और उसके मुताबिक जो है एक शरह निकाली जाती है, परसेंटेज। एग्जैक्ट नंबर नहीं होते, कम या ज्यादा ये नंबर्स हो सकते हैं। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि यहाँ 3 से 1960 में यहाँ पर 3 से शुरू हो रहा है, मतलब कंट्रोल किया गया है। उसके बाद 2.4 दिखा रहा है हमें 1970 में, मतलब हमें नजर आ रहा है कि ब्राजील में धीरे धीरे ये जो परसेंटेज है कंट्रोल में आ रहा है, आबादी में इजाफे की जो शरह है वो कंट्रोल में आ रही है। उसी तरीके से आप 1980 में देखोगे तो आपको 1.6 नजर आ रही, मतलब देखो ये जो ग्राफ है नीचे की तरफ ही जा रहा है और कम होता हमें नजर आ रहा है, चाहे वो पॉइंट में हो, ठीक है। फिर 1990 में हम देख रहे हैं 1.2 है, फिर 2001 में 0.4 है, फिर 2010 में 0.3 है। तो इस ग्राफ को देखते हुए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले 10 या 20 सालों में जो है आबादी को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो शरह है उसको कंट्रोल में लाया गया है। तो इसी तरीके से हम जो है इस पे जो वजाहत दी गई है उसका मुताला करते हैं कि 1970 से 2010 की दहाइयों, दहाई का मतलब होता है 10 साल, ठीक है। दहाई के अरसे, दहाई का मतलब एक्चुअली होता है 10, तो ये अरसे की बात कर रहे हैं तो यानी 10-10 साल का ये फर्क बता रहे हैं कि दहाइयों के अरसे में ब्राजील की आबादी की शरह अफजाइश मुसलसल कम हो रही है। हम देख रहे हैं कि ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब वहां पर कंट्रोल हो रहा है। मैंने एक एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया, एक एग्जाम्पल के तहत आपको 10 बताए हैं, 10 नंबर, इसी तरीके से 100 हो सकते हैं, 50 हो सकता है ना। उसी तरीके से ब्राजील में 1970 में आबादी की शरह अफजाइश तकरीबन 3% थी, जबकि 2010 में शरह अफजाइश सिर्फ 0.3% रह गई है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगले 10-20 सालों में आबादी पर भी कंट्रोल आ सकता है। तो इसके बाद की 2 दहाइयों में ब्राजील, 2 दहाई मतलब 20 साल हुए, 2 दहाइयों में ब्राजील की आबादी की अफजाइश इंतहाई कम होने का अंदेशा है और जैसे ही ये कम होती है तो आबादी को हम कंट्रोल में ला सकते हैं। अब आता है कि भारत की आबादी के इजाफे की शरह, मतलब यहाँ पर किस तरीके से। तो 1961, आपको भी पता है कि हमारे यहाँ पे हर 10 साल में मरदमशुमारी होती है, तो 1961 में शुरू जब हुई थी तब यहाँ पर 2% थे, फिर यहाँ पर आप देख रहे हो 2.3 है, फिर यहाँ पर देख रहे हो 2.3, मतलब बराबर है। ये 1981 की बात कर रहे हैं, मतलब इन 10 सालों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। फिर 1991 में 2.2 मतलब 1 पॉइंट का फर्क नजर आ रहा है आपको। फिर 2001 में 2 का है और 2011 में 1.7, मतलब अभी भी हम बहुत पीछे हैं। पहले तो हमारे यहाँ पर हमें शरह को कंट्रोल करना पड़ेगा और उसके बाद तब कहीं जाकर हम आबादी को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब 2011 तक भी हमारे यहाँ पर अभी तक शरह को कंट्रोल यानी उस परसेंटेज को कंट्रोल में लाया नहीं गया है। तो भारत में 1971 तक आबादी की शरह अफजाइश 2 से 2.3% तक बढ़ती गई है। 1971 से 1991 तक 2 दहाइयों में
शरह अफजाइश 2.3 पर रुकी हुई नजर आती है। 1991 के बाद से अब तक शरह अफजाइश निहायत सुस्त रफ्तारी से घटती हुई नजर आई है। मतलब एकदम रैपिडली अचानक, मतलब ये नहीं हुआ है, नीचे की तरफ हमारा ग्राफ नहीं आया, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1.2 पॉइंट इस तरीके से कमी आ रही है। तो साल 2011 में भारत की आबादी की शरह अफजाइश तकरीबन 1.7% थी। तेजी से कम होती हुई शरह अमवात और निस्बतन सुस्त रफ्तारी से कम होती हुई शरह पैदाइश, जिसकी वजह से भारत की आबादी में इजाफा हो रहा है। शरह अमवात में हमने काबू पा लिया है, मतलब एक दिन में अगर अमवात की जो शरह, जो नंबर्स है उनको कम कर दिया गया है दवाइयों से, टेक्नोलॉजी की वजह से, मतलब सारी सहूलतें होने की वजह से ये जो शरह अमवात है उस पर हमने कंट्रोल पा लिया, और आबादी की शरह पर हम अभी तक कंट्रोल नहीं ला पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे भारत की आबादी क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसके बाद आप देखोगे अरसे हयात, तो मैंने आपको पिछली स्लाइड पर ही बताया कि अरसे हयात क्या होता है। अरसे हयात मतलब ब्राजील में कौन कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है और भारत में कौन कितने दिनों तक, जिंदा रह सकता है मतलब जिंदा रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे दोबारा यहाँ पर आपको नीचे की तरफ साल दिया गया है, यहाँ शरह बताई गई है, और साल भी 1960 से शुरू हो रहा है, तो मतलब हर 10-10 साल का फर्क हमें नजर आ रहा है, और शरह 10, 20, 30, मतलब ये परसेंटेज में भी हमें 10 का फर्क नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो 1960 में जो है 54 थी, 1970 में 59 मतलब 59 कहेंगे, 1980 में 62 है, 1990 में 65 है, 2000 में 70 है, और 2010 में 73, 2016 में 75। तो अब ये देख रहे हो कि यहाँ पर मतलब 1960 में 54 साल तक के लोग, मतलब 54 साल तक ज्यादा से ज्यादा जीते थे। उसके बाद जो है 1970 में ये चीज बढ़ी, 59 हो गया, मतलब आपको 5 का फर्क नजर आ रहा है, फिर 62 हुआ, फिर यहाँ पर फर्क नजर आ रहा है, मतलब ये क्या हो रही है, परसेंटेज बढ़ रही है। ये जो शरह है ये क्या हो रही है, बढ़ रही है उम्र के हिसाब से, मतलब उम्र, इतने उम्र के लोग अब यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं, रह रहे। तो इसकी वजूहत क्या है हम वजाहत में पढ़ेंगे। उसके बाद हम भारत का ग्राफ देखते हैं कि औसत अरसा हयात, अब भारत में जो है देखो ब्राजील का अलग है और भारत का अलग है, यहाँ पर 41 से शुरू हो रहा है, जबकि ब्राजील में जो है 50 से शुरू हो रहा है। तो आप देखोगे कि 1960 में 41, फिर 1970 में 48, 1980 में 54, मतलब इतने एज ग्रुप के लोग जो है ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सकते। तो 1960 में सिर्फ 41 साल तक, फिर 1970 में 48 साल, 1980 में 54 साल, 1990 में 58 साल यानी 58 साल, फिर 63 साल के, फिर जो है 67 साल तक, फिर 68 साल तक, इस तरीके से 2016 में जो है मतलब ये एज भी क्या हुई है, भारत में बढ़ी है, लेकिन फिर भी हम ब्राजील से अभी भी क्या है, कम है। तो उसकी वजाहत क्या है, तो ये तरसीम भारत और ब्राजील के लोगों का अरसा हयात जाहिर कर रही है ना, सही है, हमने अभी देखा। हाँ, लेकिन औसत अरसा हयात यानी क्या, अब वो पूछ रहे कि औसत अरसा हयात यानी क्या है, जिसका मतलब है पैदा होने वाला फर्द औसतन कितना जिंदा रह सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहली स्लाइड से लेकर अभी तक यही बताया है कि मतलब जितनी एज तक आप जिंदा रह आप मतलब ब्राजील के लोग और भारत के लोग, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम भारत में रहने वाले औसतन 70 साल जिंदा रहते हैं, हाँ, और ब्राजील के लोग औसतन 75 साल जिंदा रहते हैं। अभी हमने देखा लास्ट नंबर हमें यही मिले हैं। 1960 में भारत के लोगों का अरसा हयात 41 से कम दिख रहा है, लेकिन अब इसमें इजाफा हुआ है, मुस्तकबिल में इसमें और भी इजाफा होगा। तो अब इजाफा हुआ है तो हम 70 तक तो पहुंचे हैं, तो ये भी गुंजाइश है कि आगे जो है अगर यही ऐसी सहूलतें मुहैया हुई और मुहैया रही तो हम आगे भी ये उम्र क्या हो सकती है लोगों की, और दिनों तक जो है लोग यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं। तो अरसा हयात में होने वाला इजाफा समाजी तरक्की की एक अहम अलामत है। अब ये क्या कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा दिनों तक जिंदा रहेंगे तो हमारे लिए क्या है, हमारी समाजी तरक्की होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, तजुर्बेकार डॉक्टर है, जिसकी वजह से समाज को उससे फायदा हो रहा है, अगर वो ज्यादा दिनों तक जिंदा रहा तो वो अच्छे काम कर सकता है ताकि लोगों को उससे क्या हो, फायदा हो। उसी तरीके से एक अच्छा टीचर है, अगर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तजुर्बेकार है, तो उससे भी लोग क्या हो सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, तो जो मुल्क भी क्या हो सकता है, तरक्की कर सकता है। तो इसलिए उसको क्या कहा गया है कि अरसे हयात में होने वाला इजाफा समाजी तरक्की की एक अहम अलामत है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखते हैं कि सेहत के ताल्लुक से सहूलियात में इजाफा होने, तिब्बी शोबे में तरक्की होने और हयातीन आमेज गिजा की मुनासिब मिकदार मैसर आने से अरसा हयात बढ़ जाता है। अब क्या हो रहा है कि सहूलियात में इजाफा हो रहा है। आप देख रहे हो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, हर दवा, हर बीमारी की जो है दवाइयां मौजूद है, तिब्बी शोबे भी हर जगह मौजूद हो रहे हैं, मतलब बन रहे हैं। टेक्नोलॉजी के हिसाब से तिब्बी सहूलतों में भी नई नई चीजें जो है दरियाफ्त हो रही है, जिसकी वजह से हर बीमारी का इलाज मौजूद है। फिर हयाती नामेज गिजा, तो आपने देखा होगा कि आपको साइंस वगैरह में जो है
चार्ट दिए जाते हैं कि विटामिन ए किससे हासिल होगा, विटामिन बी किससे हासिल होगा, मतलब किस गिजा को आपने अपनी गिजा में शामिल करना चाहिए जिससे आपको फायदा हो। तो इन सब सहूलियत की वजह से क्या हो रहा है कि अरसा हयात बढ़ रही है। उसके बाद है तरक्की पजीर ममालिक में अरसा हयात अभी तक कम है, लेकिन समाजी और इक्तसादी तरक्की के साथ साथ इसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। तरक्की पजीर जैसे कि भारत हुआ, ब्राजील हुआ, तरक्की पजीर है। तरक्की याफ्ता मतलब जो मुल्क तरक्की कर चुके, और तरक्की पजीर मतलब हम तरक्की कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारा समाज बदल रहा है। इक्तसादी मतलब पैसा होता है, रुपया है, अगर वो इक्तसादी तरक्की हो रही है, पैसा ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, तो उसके साथ साथ जो है हमने देखा है यहाँ पर मेडिकल की सहूलतें बड़े पैमाने पर दी जा रही हैं, जिसकी वजह से अरसा हयात में भी क्या हो रहा है, इजाफा होता नजर आ रहा है। उसके बाद आता है ख्वानदगी की शरह। तो ब्राजील का ग्राफ आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आपको ख्वानदगी क्या है ये समझना है, मतलब पढ़े लिखे लोग, और ना खानदा मतलब कम पढ़े लिखे लोग। तो अगर पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज्यादा रहेगी तो उस वक्त भी मुल्क तरक्की करेगा। तो किस तरीके से हम देखते हैं, पहले तो ग्राफ समझेंगे कि ब्राजील की शरह दी गई है, साल दिया गया है नीचे, और ये शरह आपको बताई गई है। और 1981 देखो, 1981 में जो पढ़े लिखों की तादाद थी 74.6 74.6, उसके बाद 1991 में 80, उसके बाद 2001 में जो है 86.4, फिर 2011 में 91.4 और 2016 में 92.6। अब ये भी ग्राफ अगर आप देखते हो तो ये भी ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, और वो भी तेजी के साथ। देखो 74 के बाद डायरेक्टली 80, फिर 80 के बाद डायरेक्टली 86, मतलब इधर 1 2 3 पॉइंट का फर्क नजर नहीं आ रहा, काफी नजर आ रहा है, मतलब काफी फर्क हमें नजर आ रहा है। उसी तरीके से हम जो है भारत का देखेंगे कि ख्वानदगी की शरह भारत, अब देखो भारत की जो शुरुआत है वही 40 से हो रही है और हम जो है 72.2, मतलब ब्राजील का ग्राफ अगर आप देखोगे ये यहां से शुरू हो रहा है, भारत का ग्राफ यहां पर खत्म हो रहा है। तो 1981 की बात कर रहे हैं 40.8, उसके बाद है 1991 में 48.2, फिर 2001 में 61, 2011 में 69.3, फिर 2016 में 72.2। तो और ये आपको परसेंटेज बताए गए हैं। तो इसकी वजाहत हम देखते हैं, किस मुल्क का तनासुबे जिन्स ज्यादा है, ये आपकी दरसी किताब के सवालात हैं। तो जवाब में है ब्राजील मुल्क का तनासुबे जिन्स ज्यादा है। ज्यादा ख्वानदगी वाला मुल्क कौन सा है, ब्राजील। मतलब ये ओवरऑल जो सबक हमने जिसका मुताल्ला किया है उस पे से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस मुल्क में आबादी में इजाफा ज्यादा हो रहा है, जवाब भारत में आबादी में इजाफा ज्यादा हो रहा है। किस मुल्क का औसत अरसा हयात ज्यादा है, तो ये ब्राजील का औसत अरसा हयात ज्यादा है। किस मुल्क में बूढ़ों का तनासुब ज्यादा है, तो ब्राजील में ज्यादा है। इसको भी हमने पहली स्लाइड पर समझा। अब ख्वानदगी से मुल्क को किस तरीके से तरक्की होती है, पहले इसको समझते हैं कि ख्वानदगा, अगर यहाँ की आबादी ख्वानदा है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में भी आपको कहा कि पढ़ी लिखी अगर आबादी है तो उससे मुल्क को क्या होगा, फायदा होगा। जैसे कि डॉक्टर्स हुए, इंजीनियर्स हुए, साइंटिस्ट हुए, टीचर हुए, वकील हुए, तो ये क्या करेंगे, खुद तो तरक्की करेंगे लेकिन मुल्क को तरक्की के रास्ते पे लाने के लिए और भी रास्ते दरियाफ्त करेंगे, जिसकी वजह से मुल्क क्या करेगा, तरक्की करेगा। ठीक है, तो इस सबक में जो है, इस वीडियो में हमने देखा कि आबादी में इजाफे की शरह किस तरीके से उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है और किस तरीके से हम वो कंट्रोल में लाकर जो है आबादी को कंट्रोल में कर सकते हैं, ये हमने देखा। फिर अरसा हयात के किस तरीके से जो है ब्राजील और भारत में अरसा हयात क्या हो रही है, बढ़ रही है, किस वजूहात की बिना पर ऐसा हो रहा है हमने देखा। उसके बाद ख्वानदगी की शरह हमने देखी और ख्वानदगी से मुल्क को क्या फायदा हो सकता है इसको समझने की कोशिश की। जज़ाकल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन अगली वीडियो में जो है हम अगले सबक का मुताल्ला करेंगे इंशाल्लाह।